हेलो बच्चों, हाय एवरीवन। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर नंबर 2 बायो सावर्ट लॉ। आज के इस लेक्चर में हम बातचीत करेंगे कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है, चाहे वो स्ट्रेट कंडक्टर हो और वो सर्कुलर आर्क हो, वो कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, कैसे न्यूमेरिकल हमारे मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड नीट एग्जाम में बन सकते हैं। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं हमारा बायो सावर्ट लॉ के एप्लीकेशंस पे बातचीत। तो देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने बातचीत की थी कि मेरे पास कोई भी एक करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है आई, तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा व्हिच इज डिनोटेड बाय dv, दैट इज इक्वल टू आएगा mu नॉट अपॉन 4 पाई idl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। अब हम बातचीत करेंगे अलग अलग टाइप के कंडक्टर के लिए कितना कितना स्ट्रेंथ का मैग्नेटिक फील्ड वो प्रोड्यूस करने वाले हैं, जिसमें आप हेडिंग डालो बेटा। फर्स्ट वन, magnetic field due to a straight wire. Our first topic is magnetic field due to a straight wire. देखो बच्चों, तो पहला हमारा एप्लीकेशन है, कोई भी स्ट्रेट वायर है, कोई भी आपको एक करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर दी हुई है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है अपना आई। इसके लिए आपको बताना है कि ये जो वायर है ये कितना स्ट्रेंथ का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। इसके दो पॉइंट मैं बोल देता हूँ, ए और बी। क्लियर? कितनी स्ट्रेंथ का मैग्नेटिक फील्ड हमारा ये स्ट्रेट वायर प्रोड्यूस करने वाला है, इसके बारे में हम बातचीत करते हैं। चलो देखिए, अगर मैं इस चीज को चेक करता हूँ तो एकदम सिंपल सा तरीका है। लेट्स से मैं ऐसा बोल देता हूँ कि यहाँ पर आपको ये कोई भी एक P पॉइंट दिया हुआ है, डिस्टेंस ऑफ P पॉइंट फ्रॉम द वायर इज R। क्लियर? आपको निकालना है इस P पॉइंट पर कितने अमाउंट का मैग्नेटिक फील्ड होगा। आपने पढ़ा है अगर कोई भी स्मॉल लेंथ दी जाए तो उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड होता है mu नॉट अपॉन 4 पाई idl sin थीटा अपॉन r। ठीक है, इस वाली डिस्टेंस को मैं लेट से a ले लेता हूं। तो देखिए कैसे निकालोगे। जैसे आपने पढ़ा होगा, हालांकि ये आपका पूरा डेरिवेट करने का तरीका है कि लेट से मैं कोई भी एक स्मॉल लेंथ कंसीडर कर लेता हूं। इस स्मॉल लेंथ की पॉइंट P से डिस्टेंस है r और इसका एंगल है यहाँ पर थीटा। क्लियर? तो मैं बोल सकता हूं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस स्मॉल लेंथ व्हिच इज डिनोटेड बाय dv, दैट इज इक्वल टू होगा mu नॉट अपॉन 4 पाई idl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। सिंपल। If I want to calculate via whole this wire, so that will become integration of dv, which will become mu naught upon 4 pi idl sin theta upon r square। बिल्कुल सिंपल। अरे ये बात समझ में कि एक स्मॉल लेंथ के लिए लिखा, वो तो डायरेक्ट मैंने फॉर्मूला लिखा। पूरी लेंथ के लिए मुझे लिखना है तो इसको मुझे क्या करना है, इंटीग्रेट। मैं कैसे भी इसको इंटीग्रेट कर लूं तो मेरा मैग्नेटिक फील्ड इस वायर के लिए कैलकुलेट हो जाएगा। एक ये हम अप्रोच फॉलो करेंगे। यहां तक बात आ रही है समझ में? अब चलिए चेक करते हैं कि जो जो हमारा कांस्टेंट इंटीग्रेशन में वो बाहर आ जाए, जो जो वेरिएबल है उसको इंटीग्रेट कर ले। चलिए क्या क्या कांस्टेंट है, तो mu नॉट अपॉन 4 पाई तो अपना कांस्टेंट होता ही है। एक इसमें जो करंट है ये हम फिक्स अमाउंट का करंट यूज में ले रहे हैं, कांस्टेंट करंट हम इसमें फ्लो करा रहे हैं। अगर करंट कांस्टेंट है तो ये भी बाहर आ जाएगा। ठीक है, dl तो इसकी लेंथ है जो चेंज होती जा रही है, तो dl अपने आप में एक वेरिएबल हो गया। dl यहाँ पर अपने आप में क्या हो गया, एक वेरिएबल है। अगर मैं dl को यहाँ पर लेके जाऊंगा तो इसकी डिस्टेंस P पॉइंट से अलग होगी, इस वाले dl की अलग होगी, टॉप वाले dl की अलग होगी। That means ये जो r डिस्टेंस है ये भी अपना लगातार चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर r भी अपना वेरिएबल हो गया। और सेम अगर आप dl को ऊपर लेके जाओगे तो थीटा भी लगातार चेंज होता जाएगा। अगर थीटा भी यहाँ बदल रहा है तो मैं बोल दूंगा बच्चा थीटा भी यहाँ पर वेरिएबल है। आई बात समझ में? क्या क्या वेरिएबल है, dl, थीटा एंड r, ये तीनों क्वांटिटीज यहाँ पर वेरिएबल है। तो मैं बोल सकता हूँ मैग्नेटिक फील्ड B that is equal to mu नॉट I अपॉन 4 पाई। सर ये तो बाहर आ जाएगा, अंदर इंटीग्रेशन में रहेगा dl sin थीटा अपॉन r। इसको मुझे इंटीग्रेट करना है।
अब देखो बच्चों, अगर मैं यहाँ पर इस चीज को देखूं तो dl एक अलग चीज है, r अलग है, थीटा अलग है, तीन ऐसे वेरिएबल हैं जिनका आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है। इस क्वांटिटी को मुझे इंटीग्रेशन के बारे में सोचना है कि इसे कैसे इंटीग्रेट किया जाए। तो सॉल्व करने का जो तरीका हो सकता है वो ये है, कैसे भी मैं इन तीनों क्वांटिटीज को एक सिंगल क्वांटिटी में कन्वर्ट कर लूं। क्लियर? इन तीनों क्वांटिटीज को क्या करूं मैं, एक सिंगल क्वांटिटी में कन्वर्ट कर लूं, तो समहाउ मैं इसे सॉल्व कर सकता हूं। कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लिया ये dl है, ये वाली लेंथ जो है ये l, ठीक है, इस एंगल को हम बोल देते हैं ये फाई है, ये वाले एंगल को हमने क्या बोल दिया, फाई है। अब देखिए, अगर बच्चों मैं यहां पे लिखता हूं तो हियर फाई दैट इज इक्वल टू होगा 90 माइनस थीटा, या मैं ऐसे लिख दूं बेटा यहाँ पर थीटा दैट इज इक्वल टू होगा 90 माइनस फाइव, एक ही बात है, क्योंकि ये वाला एंगल अपना कितना हो गया 90। अगर मैं यहाँ से लिखता हूँ साइन थीटा, दोनों साइड में साइन ले लेता हूँ तो ये हो जाएगा साइन 90 माइनस फाइव। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ हियर साइन थीटा विच इज इक्वल टू होगा अपना कॉस। थीटा को मैंने किसकी फॉर्म में लिख लिया, 5 की फॉर्म में, तो मैं बोल सकता हूँ साइन थीटा दैट इज इक्वल टू होगा अपना कॉस 5। ये तो पहली बात हो गई, क्लियर। अगला देखिए, अगर मैं बेटा यहाँ पे लिखता हूँ नेक्स्ट कि आपको ये लेंथ दिख रही है l, ये वाला एंगल हमें दिख रहा है फाई, ये वाली जो डिस्टेंस है दैट इज a, ऊपर वाली डिस्टेंस अपनी कितनी है a है। इसको मैं वापस से ड्रॉ कर देता हूँ। क्लियर? तो देखिए, ये वाली डिस्टेंस है a, ये है फाई, ये वाली लेंथ है अपनी l। If I write here, so I can write cos phi that is equal to होगा base upon hypotenuse, that is a upon r. So here I can write r that is equal to a upon cos phi which is equal to a sec phi. a तो अपना कांस्टेंट है, मैंने r को भी इन टर्म्स ऑफ फाई में लिख दिया। ये डेरिवेशन आपको बोर्ड में काम देने वाला है, लेकिन समझ लो जब हम डिटेल में चैप्टर पढ़ रहे हैं तो सारे कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे समझ रहे हैं। साइन थीटा हो गया cos फाई, r हो जाएगा बच्चों हमारा a sec फाई। सेम अगर मैं यहाँ पर dl को लिखता हूँ, मैंने सारी क्वांटिटीज को फाई की टर्म्स में लिख रहा हूँ, तो मुझे dl को भी फाई की टर्म्स में लिखना है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ tan फाई that is a perpendicular upon base which is equal to होगा L upon A. So here I can say L that is equal to होगा A tan phi. If I differentiate it तो ये हो जाएगा हमारा DL, यहाँ पर A tan का होता है बेटा sec स्क्वायर phi d। phi के रेस्पेक्ट में अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो DL को मैं लिख सकता हूँ A sec स्क्वायर phi d phi। कहने का मतलब क्या है, मुझे इसको इंटीग्रेट करना था, इस वाले रिजल्ट को इंटीग्रेट करने के लिए यहाँ तीन अलग अलग वेरिएबल थे, तीनों अलग अलग वेरिएबल को मैंने एक सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर लिया फाई में। आ रही बात समझ में? और देखिए ये जो फाई है ये वेरी कैसे कर रहा है, अगर मैं इसको ड्रॉ करूं तो ये ऊपर से ये वाला ए पॉइंट है, लेट्स से ये एंगल बना रहा है अल्फा, और ये दूसरा जो एंड है ये एंगल बना रहा है बीटा। क्लियर? ये वाला जो ए पॉइंट है ये एंगल बना रहा है अल्फा, ये बना रहा है बीटा। इस डायग्राम को मैं बड़ा कर देता हूँ, आप बड़े में भी देख सकते हो। ये वाला एंगल है अल्फा, ये वाला एंगल है अपना बीटा। आ रही है बात समझ में कि ये कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है। क्लियरली विजिबल है? चलिए अब इसे वापस से अपने रिसाइज कर देते हैं। तो देखिए ये कोई भी हमें कंडक्टर दिया हुआ था जिसके लिए मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। मैंने सारे वेरिएबल को सिंगल वेरिएबल में दैट मींस फाई में कन्वर्ट कर लिया। जहां तक आई बात समझ में? अब चलिए इस वैल्यू को बच्चों में यहाँ पर पुट कर देता हूँ। जैसे मैं वैल्यू यहाँ पे पुट करूंगा, दिस डेरिवेशन इज ओनली इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशंस, नॉट इंपॉर्टेंट फॉर योर एनी अदर एग्जाम। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पर बेटा ये वैल्यू पुट करता हूँ तो हियर मैग्नेटिक फील्ड B that is equal to, it will become equal to mu naught
आई अपॉन 4 पाई इंटीग्रेशन। देखिए भाई dl की वैल्यू अपनी कितनी है, a sec स्क्वायर फाई डी फाई, हियर sin थीटा इज आर cos फाई, और r को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, a sec फाई, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर sec स्क्वायर। क्लियर? तो यहाँ पर sec स्क्वायर फाई से तो sec स्क्वायर फाई कैंसिल आउट, a से स्क्वायर कैंसिल आउट, ओवरऑल जो निकल के आएगा वो होगा मी नॉट आई अपॉन 4 पाई, ए यहाँ पर कांस्टेंट है, ए को मैंने बाहर निकाल लिया, इंटीग्रेशन में रह जाएगा cos फाई। सिंपल। आ रही बात समझ में कि जैसे ही मैंने इस वायर को कन्वर्ट किया तो इंटीग्रेशन में रह जाएगा हमारा मी नॉट आई अपॉन 4 पाई, ये बाहर आ गया cos फाई डी, और फाई कहां से कहां जा रहा है हमारा, तो dl लेट से ऊपर से चलना स्टार्ट करता है और फाइनली कहां पर आ रहा है, बी पॉइंट पर। तो ये बेटा अल्फा इसने पहले कवर किया और फिर फाइनली कितना कवर किया, बीटा। ठीक है, एक बार हम क्लॉकवाइज जा रहे हैं, एक बार हम एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, तो एक लिमिट को हम पॉजिटिव पुट करेंगे और एक लिमिट को हम नेगेटिव पुट करेंगे, क्योंकि अगर आप डायरेक्शन को चेंज करोगे तो यहाँ पर साइन में भी चेंज होगा, इसलिए हम एक लिमिट को पॉजिटिव पुट करते हैं, एक को नेगेटिव। जैसे मैं अल्फा पॉजिटिव ले रहा हूँ तो बीटा मेरा नेगेटिव आ जाएगा। सिंपल। आई बात समझ में? चलिए, वैसे आप डायरेक्टली रिजल्ट भी याद रख सकते हैं। अगर मैं बेटा यहाँ पर बातचीत करूँ मैग्नेटिक फील्ड की, बी दैट इज इक्वल टू मी नॉट आई अपॉन 4 पाई ए, इंटीग्रेशन में था cos फाई डी फाई, और cos को अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो इसको इंटीग्रेट करने पर बच्चों हमारा रिजल्ट आएगा sin। cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin थीटा, और यहाँ पर हमने लिमिट पुट कर दी बेटा अल्फा टू माइनस बीटा या माइनस अल्फा टू बीटा, कोई भी लिमिट आप पुट कर लो, नेगेटिव आए तो उस नेगेटिव को हमें कंपनसेट करना है। क्लियर? अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मी नॉट आई अपॉन 4 पाई ए, हियर अपर लिमिट इज बीटा माइनस लोअर लिमिट इज माइनस। क्लियर? सो हियर आई कैन से मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर which is equal to होगा मी नॉट आई अपॉन 4 पाई ए साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। देखिए कॉन्सेप्ट है क्या है, पूरा कॉन्सेप्ट अब आप समझ लो। आपको दिया हुआ है कि ये कोई भी एक वायर है, इसको हम स्ट्रेट बना देते हैं, ये कोई भी एक स्ट्रेट वायर है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है आई, यहाँ पर कोई भी पी पॉइंट है एट अ डिस्टेंस ए। आपको इस स्ट्रेट वायर के लिए लिखना है मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। लेट्स से इसके एंड एंगल फॉर्म कर रहे हैं अल्फा एंड बीटा, कितना एंगल फॉर्म कर रहे हैं, अल्फा एंड बीटा, तो इस स्ट्रेट वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड होगा मी नॉट आई अपॉन 4 पाई ए साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, जहां पर आई तो हो गया करंट, अल्फा बीटा होंगे एंगल जो कि इस वायर के एंड पर्टिकुलर पॉइंट पर बना रहे हैं, जिस पॉइंट पर हमें निकालना है। सीधा सीधा रिजल्ट भी याद रख सकते हो। डेरिवेशन बताने का बस पर्पज ये है कि आप पूरा कॉन्सेप्ट समझ पाओ, एंटायर कॉन्सेप्ट यहाँ पर अपना है क्या है। ठीक है, बाकी आप डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हो कि डायरेक्टली ये मैग्नेटिक फील्ड अपना कितना होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं मी नॉट आई अपॉन 4 पाई ए साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। आ रही बात समझ में? चलिए, तो आप इस रिजल्ट को बच्चों पहले कॉपी कर लो, फिर इससे रिलेटेड हम आगे की बातचीत करते हैं। वीडियो को पॉज करो, पॉज करके आप आगे से कॉपी कर सकते हो, फिर ये वाला कॉन्सेप्ट भी आप कॉपी कर लो। फाइनल रिजल्ट कि दैट इज मी नॉट आई अपॉन 4 पाई ए साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। तो देखो बच्चों, हम बातचीत कर रहे थे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में। कोई भी स्ट्रेट वायर है, लेट्स से मेरे पास ये कोई भी एक स्ट्रेट वायर है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है आई, इसके लिए आपको पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड लिखना है। देन द मैग्नेटिक फील्ड बी दैट इज इक्वल टू होगा मी नॉट आई अपॉन 4 पाई ए साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। ये वाला रिजल्ट हमने ड्राइव किया था। हियर ए इज अ डिस्टेंस एंड अल्फा बीटा आर द एंगल्स मेड बाय द एंड। ये वाली बातचीत हमने डिस्कस की। इस कॉन्सेप्ट को हम आगे बढ़ाते हैं, इस पर और कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं, कैसी प्रॉब्लम्स हमारी फ्रेम होती है। तो देखो बच्चों, ये वाला जो रिजल्ट है दैट इज मैग्नेटिक फील्ड फॉर अ फाइनाइट वायर। फाइनाइट लेंथ वायर है तो उसके लिए तो मैग्नेटिक फील्ड इतना होगा। बट अगर अब मैं बोल दूं कि फाइनाइट लेंथ ना हो, ठीक है, अब मैं इसके अलग अलग केसेस से इस बात को समझाने का ट्राई करता हूं। तो देखो, जैसे मैं पहला केस ले लेता हूं, मैग्नेटिक फील्ड
ड्यू टू इनफाइनाइट लेंथ वायर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लेंथ वायर। देखो बच्चों, ये कॉन्सेप्ट क्या है, लेट्स से मैं बोल देता हूं ये कोई भी एक इनफाइनाइट लेंथ है, क्लियर, और मैं बोल दूं बेटा यहां पर कोई भी एक ये पी पॉइंट है एट अ डिस्टेंस ऑफ आर। इस पी पॉइंट पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड लिख के बताना है कि इस पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। कोई भी इनफाइनाइट लेंथ वायर है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है अपना आई, क्लियर, इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है आई, पी पॉइंट पर आपको बताना है कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब देखिए आपने पढ़ा है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ फाइनाइट लेंथ वायर दैट इज इक्वल टू होता है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। सिंपल कॉन्सेप्ट है। यहां पर अल्फा बीटा क्या है, जो वायर के एंड पॉइंट है, वो जो एंगल बना रहे हैं इस पॉइंट पी पर, क्लियर। अब अगर मैं इनफाइनाइट के लिए चेक करूं तो देखो बच्चों, जैसे जैसे मैं लेंथ बढ़ाता जाऊंगा वैसे वैसे एंगल की वैल्यू बढ़ती जाएगी। अगर लेंथ बढ़ाता जाऊंगा तो यहां पर अल्फा की जो वैल्यू है ये अपनी बढ़ती हुई चली जाएगी, सिंपल सा लॉजिक है। और अगर मैं इनफाइनाइट तक जाऊंगा तो ये एंगल ऑलमोस्ट 90 के इक्वल हो जाएगा। अगर आप देखोगे तो ये एंगल इनफाइनाइट एंड कहां होगा, इनफाइनाइट पर, डेट मींस ये जो एंगल है अल्फा दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू होगा 90, सिंपल। सेम अगर बीटा चेक करोगे तो लेंथ बढ़ाता जाऊंगा तो एंगल बढ़ता हुआ जाएगा। अगर मैं इनफाइनाइट पे चला गया तो ये बीटा एंगल भी हमारा ऑलमोस्ट 90 के इक्वल होगा, सिंपल। Overall, if I put this value, then the magnetic field is mu naught I upon 4 pi a sin alpha, that means sin 90 is 1, sin beta sin 90 is also 1. यहाँ से आएगा मैग्नेटिक फील्ड दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई। कोई भी अगर हमें इनफाइनाइट लेंथ वायर दी हुई है उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई है। यहाँ पर म्यू नॉट अपना कांस्टेंट है, आई करंट है, और ए अपनी बेटा ये डिस्टेंस है जो परपेंडिकुलर है। ये अपनी क्या है, यहाँ पर डिस्टेंस है जो कि परपेंडिकुलर है, सिंपल। बात आ रही है समझ में। इस तरीके से हम लिखते हैं मैग्नेटिक फील्ड इसके लिए कितना होगा। ये तो हो गया अमाउंट की बात। अगर मैं डायरेक्शन की बातचीत करूं, देखो बच्चों डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर बच्चों मैं डायरेक्शन की बातचीत करूं तो डायरेक्शन निकालने का सिंपल सा तरीका है, हमेशा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन राइट हैंड से निकालते हैं। मैग्नेटिक फील्ड के लिए ऑल टाइम हमें राइट हैंड यूज में लेना है। कैसी भी वायर दी हुई हो, स्ट्रेट हो, सर्कुलर हो, कुछ भी दिया हुआ हो, ऑल टाइम हमें राइट हैंड यूज में लेना है। अब यहां पर कैसे निकालोगे राइट हैंड से, तो ये जो राइट हैंड है इसमें थंब पाम रूल हम यूज में लेते हैं। थंब को आप करंट की डायरेक्शन में रखो, फिंगर्स को पॉइंट की डायरेक्शन में रखना है। पाम को ऐसे रखा हमने, ठीक है, थंब को करंट की डायरेक्शन में, फिंगर्स को पॉइंट की डायरेक्शन में। तो पाम किधर जा रहा है, इनवर्ड, तो हियर मैग्नेटिक फील्ड इज इन इनवर्ड डायरेक्शन। बात आ रही है समझ में। दैट मीन्स राइट हैंड पाम रूल हम यहाँ पर यूज में लेते हैं, जिसमें थंब को तो हमें रखना है बेटा करंट की डायरेक्शन में, फिंगर्स को हमें रखना है पॉइंट की डायरेक्शन में। जिस पॉइंट पर आप मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाह रहे हो तो पाम बताएगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ये एक सिंपल सा तरीका है। जैसे अगर मैं ऐसे बोल देता हूँ करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, यहाँ पर ये ए पॉइंट है और इधर अपना बी पॉइंट है। ए और बी पॉइंट पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन लिखनी है। थंब को करंट की डायरेक्शन में रखो, राइट हैंड ही यूज में लेना है। फिंगर्स को पॉइंट की डायरेक्शन में रखा तो पाम इनवर्ड जा रहा है, मतलब ए के लिए तो मैग्नेटिक फील्ड आ गया इनवर्ड, ठीक है। ये जो क्रॉस साइन है इसका मतलब है इनवर्ड, अंदर की तरफ। अगर डॉट साइन है इसका मतलब होता है आउटवर्ड, जिसका मीनिंग होगा बेटा बाहर की तरफ, क्लियर। तो अगर मैं यहाँ पर बातचीत करूंगा तो यहाँ पर तो मैग्नेटिक फील्ड हो गया अंदर की तरफ। इधर मैं बातचीत करूंगा तो थंब को करंट की डायरेक्शन में, फिंगर्स को पॉइंट की डायरेक्शन में, पाम हमारा बाहर की तरफ आ रहा है तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड होगा अपना बाहर की तरफ, ठीक है। दैट मीन्स डॉट का मतलब होता है आउटवर्ड। इस तरीके से हम डायरेक्शन को भी लिख सकते हैं। स्ट्रेट वायर में हमें ऑल टाइम राइट हैंड पाम रूल यूज में लेना है। By using of this rule, we can easily calculate direction of magnetic field due to a straight wire. Clear?
तो पहला रिजल्ट तो बच्चों हमारा हो गया कि कोई भी अगर मुझे इनफाइनाइट लेंथ की वायर दी हुई है उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। सिंपल सा लॉजिक है। चलिए अगली बातचीत करते हैं। नेक्स्ट है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट वायर। देखो बच्चों, मैं अगर सेमी इनफाइनाइट लेंथ की बात करें, जैसे ये कोई भी एक सेमी इनफाइनाइट लेंथ है। सेमी इनफाइनाइट का मतलब है एक एंड तो इनफाइनाइट पर जा रहा है और एक एंड उसका डिफाइंड है। एक एंड के बारे में पता है, इनफाइनाइट में दोनों एंड के बारे में नहीं पता था, सेमी इनफाइनाइट में एक एंड के बारे में पता है और इसमें कोई भी करंट फ्लो हो रहा है अपना आई। क्लियर? ये वाला बेटा कोई भी एक एंड है, इस पॉइंट पर मुझे लिखना है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, और ये वाली डिस्टेंस लेट से ए है। चलिए चेक करते हैं। तो मैंने आपको बताया है कि कोई भी आपको स्ट्रेट वायर दी जाए तो मैग्नेटिक फील्ड लिखने का तरीका है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए साइन एल्फा प्लस साइन बीटा। साइन एल्फा प्लस साइन बीटा से मैग्नेटिक फील्ड लिखते हैं। एल्फा बीटा जो इसके एंड पॉइंट है उनका बनाया हुआ एंगल होता है ए पोजीशन में। ये अपना कॉन्सेप्ट पढ़ा है। चलिए अगर बेटा मैं यहाँ पे चेक करता हूं तो पहला चेक करूं, ये वाला जो पॉइंट है पी पॉइंट, ये पी पॉइंट की लाइन सीधी सीधी ए वाली लाइन पर ओवरलैप कर जाएगी। डेट मीन मैं बोल दूंगा कि ये तो कोई भी एंगल यहाँ पर नहीं बनाएगा, तो इसके लिए तो एल्फा अपना कितना होगा 0 डिग्री। इसके लिए तो एल्फा अपना कितना हो जाएगा 0 डिग्री। क्लियर? और अगर बेटा मैं यहाँ पर बीटा की बातचीत करूं तो बीटा तो हमारा इनफाइनाइट पे जा रहा है और इनफाइनाइट पर है तो बीटा कितना हो जाएगा ऑलमोस्ट 90। ठीक है, 89.99999 इस हिसाब से अगर मैं बोलूंगा तो ये ऑलमोस्ट 90 अपना हो जाएगा। एक सेकेंड, तो एल्फा तो अपना 0 होगा और यहाँ पर बीटा अपना कितना हो जाएगा बच्चों ऑलमोस्ट 90। बस इस वैल्यू को मुझे यहाँ पे पुट कर देना है। तो मैग्नेटिक फील्ड दैट इज इक्वल टू होगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए साइन 0 इज 0 साइन 90 इज 1। सो मैग्नेटिक फील्ड इज अ म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई। क्लियर? और बेटा अगर डायरेक्शन की बात करूं तो इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड अपना इनवर्ट डायरेक्शन में है। मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा अपना इनवर्ट डायरेक्शन में, थंब को करंट की डायरेक्शन में, फिंगर को पॉइंट की डायरेक्शन में, तो पाम इनवर्ट जा रहा है। तो सेमी इनफाइनाइट है तो नीचे 4 आता है, इनफाइनाइट हो तो नीचे 2 आता है। इस तरीके से आप डिफरेंस को भी याद रख सकते हो। मैग्नेटिक फील्ड इनफाइनाइट है तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए, सेमी इनफाइनाइट है तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए। वैसे तो रिजल्ट आपको याद हो जाते हैं डायरेक्ट, कोई ऐसे सीरीज देखने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि इतना हम यूज में लेने वाले हैं इनको न्यूमेरिकल्स में, तो आपको डायरेक्ट भी याद हो जाएंगे। तो अगला केस हो गया बच्चों सेमी इनफाइनाइट वायर का, इसे भी नोट डाउन कर लो। अगले केस की बातचीत करते हैं। चलिए, जैसे अगर मैं इस सेमी इनफाइनाइट वायर को इस तरीके से बनाऊं, अब देखो ये न्यूमेरिकल्स है ना, कि ये जो पॉइंट है ये यहां पर है, ये ए डिस्टेंस है। क्लियर? अब देखो बच्चों, ये जो एंड है, ये एंड तो इस पर एक पर्टिकुलर एंगल बना रहा होगा एल्फा, तो एल्फा तो यहां पर हो गया बेटा अपना नॉन जीरो और बीटा अपना यहां पर कितना हो जाएगा 90। और अगर मैं वैल्यू पुट करूंगा तो b इक्वल टू आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए डेट इज अ साइन एल्फा प्लस साइन बीटा। बीटा कितना है अपना 90। इतना मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा अगर इस टाइप से आप प्रॉब्लम दे। क्लियर? लिख लो। तो बेटा इस वाला केस दिया जाए तो इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड हम लिख सकते हैं म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए साइन एल्फा प्लस साइन 90। सिंपल सी बात है। अगर मैं बेटा आगे मूव करता हूँ, फोर्थ में ले लेता हूँ कि लेट से ऐसा केस दिया जाए कि कोई भी फाइनाइट लेंथ वायर है। ठीक है, ये अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम है जो आपसे पूछ सकता है। ये कोई भी फाइनाइट लेंथ वायर है, अब जो पॉइंट है वो वायर के सामने ना होकर कहीं यहाँ नीचे है। इस पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है और वायर में करंट फ्लो हो रहा है अपना वही आई। अब कैसे लिखा जाए कि सर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? तो देखो बच्चों कैसे सॉल्व करेंगे इस चीज़ को।
अगर मैं इस वायर को एक्सटेंड करता हूँ तो बेटा हमें ऑल टाइम वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेनी है, वो हो जाएगी अपनी ए। ऐसा नहीं कि हम इंक्लाइन कोई डिस्टेंस लेने वाले हैं, ऑल टाइम परपेंडिकुलर ही लेंगे, वो हो जाएगी अपनी ए। सेकंड, अगर मैं एंगल्स चेक करता हूँ तो देखो बच्चों, ये वाला एक एंड है, ये वाला दूसरा एंड है। ये वाला एंड कोई एक पर्टिकुलर एंगल बना रहा है, लेट से अल्फा, और ये वाला बना रहा है लेट से बीटा। तो हुआ क्या इस वाले केस में, आपने जनरली पढ़ा है मैग्नेटिक फील्ड होता है मी नॉट आई अपॉन 4 पाई ए साइन अल्फा प्लस साइन बीटा फॉर फाइनाइट लेंथ वायर, ठीक है। बट वहां पर अल्फा और बीटा का जो रोटेशन था वो अपोजिट था, एक क्लॉकवाइज था तो एक एंटी क्लॉकवाइज था। अगर आप यहां पर चेक करोगे तो यहां पर जो रोटेशन है बेटा ये यहां पर सेम डायरेक्शन में है, इसलिए एक को पॉजिटिव लोगे दूसरे को हमें नेगेटिव हो जाएगा कि यहाँ अपोजिट सेंस नहीं है। और हमेशा बड़े वाले को हमें पॉजिटिव लेना है तो दूसरा वाला अपना नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि आंसर में माइनस नहीं आना चाहिए। डायरेक्शन को हम राइट हैंड रूल से निकालते हैं, डायरेक्शन इसकी इनवर्ड होगी। क्लियर? तो ये सिंपल सा है। अगर इस तरह का केस दिया जाए तो मैग्नेटिक फील्ड दैट इज इक्वल टू होगा मी नॉट आई अपॉन 4 पाई ए साइन बीटा माइनस साइन अल्फा। ये अगला केस है। एक और केस हमारा यहाँ पर आता है, एक और कॉन्सेप्ट हम बना सकते हैं। जैसे आपको ये कोई भी वायर दी हुई है, चाहे फाइनाइट लेंथ हो, सेमी इनफाइनाइट हो और इनफाइनाइट हो, अगर पॉइंट जस्ट वायर के ऊपर है तो देखिए, अगर पॉइंट ऊपर है तो बेटा यहाँ पर अगर मैं लाइन से इस वाले एंड से इस पर लाइन डालूंगा तो वो ओवरलैप कर जाएगी, इस वाले एंड की लाइन भी इस पर ओवरलैप कर जाएगी। डेट मीन्स इन केस में अल्फा भी जीरो होगा और बीटा भी इस वाले केस में जीरो हो जाएगा। और अगर अल्फा बीटा जीरो है तो इस वाले केस के लिए मैग्नेटिक फील्ड होता है जीरो। इस वाले केस के लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा अपना, जीरो। तो अगर मैं बात करूं स्ट्रेट वायर में टोटल 6 केसेस हमारे बनते हैं। एक तो सबसे पहले जो मैंने विद डेरिवेशन आपको बताया, अगर आपको कोई भी फाइनाइट लेंथ वायर दी जाए तो मैग्नेटिक फील्ड होता है मी नॉट आई अपॉन 4 पाई ए साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, जो सबसे पहला केस था। उसके बाद फिर मैंने बताया अगर आपको इनफाइनाइट लेंथ वायर दी जाए तो मैग्नेटिक फील्ड आएगा अपना मी नॉट आई अपॉन 2 पाई ए। कितना आएगा, मी नॉट आई अपॉन 2 पाई ए, जिसकी डायरेक्शन को हम निकालते हैं बेटा राइट हैंड पाम रूल से। सिंपल। अगला मैंने बोला कि अगर आपको सेमी इनफाइनाइट दिया जाए तो मैग्नेटिक फील्ड आएगा मी नॉट आई अपॉन 4 पाई ए, डायरेक्शन वही राइट हैंड पाम रूल से निकालते हैं, लेकिन अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ये होगा। सिंपल। अगला मैंने आपको बताया कि अगर बेटा यहां पर इस टाइप के केसेस आपको दिए जाएं, कुछ अलग केसेस, तो इनके लिए भी मैग्नेटिक फील्ड हम लिख सकते हैं, क्योंकि इनको हम क्वेश्चंस में यूज में भी लेंगे। तो और कुछ मैंने केसेस आपको बताए हैं यहाँ पर 3, 4, 5, इन पर भी मैग्नेटिक फील्ड आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन कर लो, फिर चेक करते हैं कैसे न्यूमेरिकल हमारे इस वाले कॉन्सेप्ट पर बनते हैं। न्यूमेरिकल्स की फिर हम बातचीत करेंगे। चलिए, जैसे अगर बच्चों मैं यहाँ पर न्यूमेरिकल्स ले लेता हूँ, सबसे पहले मैं फाइनाइट का पढ़ा है तो फाइनाइट का ही न्यूमेरिकल ले लेता हूँ। लेट से आपको बेटा 4 फाइनाइट वायर्स हैं, इनको मिलाकर मैंने एक स्क्वायर फॉर्म किया है। ठीक है, और इसमें करंट फ्लो हो रहा है आई, इसमें करंट फ्लो हो रहा है अपना आई। आपको बोला है बेटा लेंथ ऑफ वायर डेट इज इक्वल टू है एल। लेंथ ऑफ वायर कितनी है, एल है। आपको बताना है कि इसका ये जो सेंटर पॉइंट है, इस सेंटर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। ओ पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड बताना है। यहाँ पर आई करंट इस स्क्वायर में फ्लो हो रहा है और इस वायर की स्क्वायर की लेंथ है एल। क्लियर? तो देखिए कैसे अटेम्प्ट करेंगे, समझ लो, 1-2 क्वेश्चंस आप समझ लो, फिर मैं आपको करने के लिए भी दूंगा, फिर उनको आप सॉल्व करना। ठीक है, अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड की बात करता हूँ फाइनाइट लेंथ वायर के लिए, तो ये होता है हमारा मी नॉट आई अपॉन 4 पाई ए साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। यहां पर अल्फा और बीटा जो है वो एंगल्स होते हैं, जो कि जिस पॉइंट पर पूछा गया है उस पॉइंट पर बनाते हैं। जैसे अगर मैं पहली वायर के लिए लिखता हूं, इसको मैं फर्स्ट वायर ले लेता हूं, तो इसकी बेटा ये तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई। ये वाला एंड यहां पर एक कोई एंगल बना रहा होगा, ये वाला एंड भी इस पर कोई एंगल बना रहा होगा। अगर मैं एंगल की वैल्यू लिखता हूं तो देखिए, आपने पढ़ रखा है कि ये स्क्वायर है तो इसके डायगोनल्स तो 90 पर इंटरसेक्ट करते हैं, तो ये 45 होगा।
और ये वाली लेंथ अपनी कितनी निकल के आएगी, L/2 हाफ। क्लियर? मुझे क्या क्या चाहिए था, मुझे करंट चाहिए था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए था, अल्फा बीटा चाहिए था, तो मैं मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड लिख सकता हूँ कोई भी फाइनाइट लेंथ वायर के लिए, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो अगर मैं बेटा यहाँ पर लिखता हूँ मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दैट इज मी नॉट आई अपॉन 4 पाई, ए की वैल्यू है अपनी L/2, ए की वैल्यू अपनी कितनी है L/2, साइन एल्फा दैट इज 45 डिग्री प्लस साइन बीटा इट इज आल्सो 45 डिग्री, करेक्ट। सो हियर मैग्नीट्यूड दैट इज इक्वल टू होगा मी नॉट आई अपॉन 2 पाई एल दैट इज 1/√2 प्लस 1/√2 विच इज इक्वल टू √2। यहाँ से अपना आंसर आ जाएगा ये मी नॉट आई अपॉन √2 पाई एल। अगर एक वायर के लिए मैं मैग्नेटिक फील्ड लिखूंगा तो उसकी स्ट्रेंथ हमारी आएगी मी नॉट आई अपॉन √2 पाई एल। आ रही है बात समझ में? इस वाले वायर के लिए सेम इस वायर के लिए लिखोगे तो इस वायर का भी कंपोजिशन ऐसे ही बन रहा होगा, ये भी 45 का एंगल है और ये भी 45 का एंगल है। सेम इस वायर के लिए लिखोगे तो इस वायर का भी कंपोजिशन कुछ ऐसे बन रहा होगा और सेम इस वायर का भी कंपोजिशन कुछ ऐसे बन रहा होगा। बात आ रही है समझ में? तो इनका जो कंपोजिशन सिस्टम है वो तो अपना सेम तरीके से ही बन रहा है, उसी तरीके से अपना कंपोजिशन सिस्टम इसका फॉर्म हो रहा है। सिंपल। तो मैग्नेटिक फील्ड एक वायर के लिए तो हो गया मी नॉट आई अपॉन √2 पाई एल, करेक्ट। अगर मुझे इन 4 वायर्स के लिए लिखना है तो मैं इनकी डायरेक्शन ले लूं। भाई जितना इसके लिए आएगा मैग्नीट्यूड उतना ही इसके लिए आ रहा है, उतना ही इसके लिए है और उतना ही इसके लिए है, क्योंकि सब में करंट सेम है, लेंथ सेम है, एंगल सेम है, करेक्ट। तो स्ट्रेंथ तो सेम आ गई। अब डायरेक्शन चेक करते हैं। डायरेक्शन को कैसे लिखोगे? राइट हैंड पाम रूल से। मैंने आपको ऑलरेडी बताया है मैग्नेटिक फील्ड की जब भी बात होगी हमेशा हमें राइट हैंड रूल यूज में लेना है। तो अगर मैं राइट हैंड रूल यूज में लेता हूं तो देखिए बच्चों, थंब को करंट की डायरेक्शन में, फिंगर्स को पॉइंट की डायरेक्शन में, तो पाम जा रहा है इनवर्ड। दैट मीन्स इसके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड है पहली वायर के लिए ये तो आएगा अपना इनवर्ड, करेक्ट। सेकंड के लिए बात करूं, थंब को करंट, फिंगर को पॉइंट की डायरेक्शन में, तो यहां पर भी पाम जा रहा है अपना इनवर्ड, तो इसमें भी अपना करंट होगा इनवर्ड डायरेक्शन में। थर्ड में अगर मैं बातचीत करूंगा तो इसमें भी अपना मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा? इनवर्ड डायरेक्शन में। और फोर्थ के लिए भी मैं बातचीत करता हूं तो मैग्नेटिक फील्ड अपना किधर जाएगा? इनवर्ड डायरेक्शन। आ रही बात समझ में? तो सभी में जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगा वो अपना इनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा। That means here I can say net magnetic field that is equal to हो जाएगा 4 times of B. So net magnetic field is 4 into mu naught I upon √2 pi L. और यहाँ से अगर आप लिखोगे बच्चों नेट मैग्नेटिक फील्ड तो ये आएगा हमारा 2√2 mu naught I upon pi. ये एक सिंपल सा तरीका है मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को निकालने का, कि अगर मुझे फाइनाइट लेंथ वायर का कंपोजिट सिस्टम दिया जाए तो मैग्नेटिक फील्ड की मुझे स्ट्रेंथ को लिखना है तो वो होगी हमारी इतनी 2√2 mu naught I upon pi L। क्लियर? चलो तो इस कॉन्सेप्ट को आप, इस एग्जाम्पल को नोट डाउन करो, फिर अगले एग्जाम्पल की बात करते हैं और दूसरे कॉन्सेप्ट पर। ये तो हो गया हमारा बेटा फाइनाइट लेंथ पर। बस आपको फॉर्मूला की अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करनी है। फॉर्मूला में एक एक टर्म का मतलब क्या है, आपको बेटा डायरेक्शन को निकालने का तरीका समझना है। आप बड़ी आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हो, ऐसा कोई पजल्ड काम यहाँ पर नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पर परेशान होना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अगली बात करते हैं। देखो बच्चों, नेक्स्ट न्यूमेरिकल मैं ले लेता हूँ। लेट्स से आपको बोला है ये कोई भी वायर फ्रेम है, ये एक वायर फ्रेम है, ठीक है। इसमें करंट फ्लो हो रहा है अपना I और नीचे जा रहा है I। इस वायर फ्रेम को कुछ ऐसा दिया हुआ है, ये एक वायर फ्रेम है, इसमें करंट भी फ्लो हो रहा है I और ये ऐसे जा रहा है। क्लियर? और ये जो डॉट डॉट है इसका मतलब है कि इनका एंड इनफाइनाइट पे जा रहा है। क्लियर? और यहाँ पर देखिए बच्चों, इनके मिड पर यहाँ पर एक कोई भी पॉइंट है P, ये वाली डिस्टेंस है A और ये वाली डिस्टेंस भी है A।
ये वाली भी डिस्टेंस ए है, ये वाली भी डिस्टेंस ए है, ये मिड पॉइंट है पी। आपको बताना है पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ पी पॉइंट पर कितनी होगी, ये हमें निकालना है। चलिए इसके बारे में सोच के देखते हैं। देखो बच्चों, अगर मैं यहाँ पर बातचीत करूँ इस वायर फ्रेम के रेस्पेक्ट में, तो ये जो पहली फर्स्ट वायर है यहाँ पर पी पॉइंट वायर के जस्ट ऊपर है। पी पॉइंट वायर के क्या है बेटा, जस्ट ऊपर है। डेट मीन्स मैं बोल सकता हूं अगर पी पॉइंट वायर के जस्ट ऊपर है तो इस वाली फर्स्ट वायर के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी वो तो 0 होगी। सिंपल। जैसे अगर मैं इसको सेकंड वायर बोलता हूं तो सेकंड वायर के लिए भी पी पॉइंट जस्ट ऊपर है, तो सेकंड वायर के लिए भी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी अपनी, 0 होगी। फर्स्ट वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ लिख सकते हो, सेकंड वायर के लिए लिख सकते हो। फर्स्ट वायर के लिए 0 होगा, सेकंड वायर के लिए भी 0 होगा। क्लियर। अब बातचीत करते हैं बच्चों थर्ड वायर के लिए। देखिए अगर मैं थर्ड वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड लिखता हूं तो आपने पढ़ा है मैग्नेटिक फील्ड होगा ये, इसका एक एंड डिफाइंड है, एक एंड इनफाइनाइट पर है, तो सेमी इनफाइनाइट वायर हो गई जिसके लिए मैग्नेटिक फील्ड होता है μ0I/4π है। ये थर्ड वायर जो है सेमी इनफाइनाइट वायर हो गई, एक एंड इसका डिफाइंड है, तो इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होती है μ0I/4π है। वायर में करंट I है, डिस्टेंस A ही है, तो वैल्यू तो B3 की यही रहने वाली है। कोई डेटा में भी हमें चेंज नहीं करना है। सिंपल। चलिए अगर हम फोर्थ वायर के लिए हम बातचीत करें तो ये जो फोर्थ वायर है इसका भी एक एंड डिफाइंड है और अनदर एंड अपना कहाँ जा रहा है, इनफाइनाइट पर। डेट मीन मैं बोल सकता हूं अगर इसका एक एंड डिफाइंड है तो इसके लिए भी मैग्नेटिक फील्ड होगा μ0I/4π। इसके लिए भी मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, μ0I/4π। सिंपल। बता रही है ना समझ में कि इसके लिए भी मैग्नेटिक फील्ड ये होगा। अब बात आती है कि मुझे तो नेट लिखना है, पी पॉइंट पर नेट कितना होगा, तो बेटा इन दो के लिए तो 0 हो गया, इन दो की डायरेक्शन और चेक कर लेते हैं। अगर मैं इसकी डायरेक्शन चेक करता हूं, थंब को करंट की डायरेक्शन में, फिंगर को पॉइंट की डायरेक्शन में, तो पाम हमारा आउटवर्ड जा रहा है। डेट मीन V3 तो आ गया हमारा आउटवर्ड। V3 तो किधर जाएगा, बाहर की तरफ। V4 के लिए चेक करूं, थंब को करंट की डायरेक्शन में, फिंगर को पॉइंट की डायरेक्शन में, पाम हमारा इनवर्ड जा रहा है, तो ये आ गया बेटा अंदर की तरफ। एक बाहर है एक अंदर है, तो नेट आप लिख सकते हो माइनस हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, माइनस। तो BP हो जाएगा अपना V3 - P4। सिंपल। और अगर बेटा मैं इसको सॉल्व करूंगा BP डेट इज इक्वल टू, दोनों की वैल्यू इक्वल है, तो ये आ जाएगा P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होगी विच इज इक्वल टू होगा अपना 0। आ रही है बात समझ में। तो एकदम आसान है। अगर आपको स्ट्रेट वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड पूछे तो उनको हमें बस कंपोनेंट्स में ब्रेक करके एक एक वायर का हम मैग्नेटिक फील्ड लिख सकते हैं, आपका आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इसमें कोई भी घबराने की बातचीत नहीं। क्लियर। चलो इसे भी नोट डाउन करो, फिर एक और अगले कॉन्सेप्ट पर मैं क्वेश्चन ले लेता हूं, एक और कॉन्सेप्ट पर डिस्कस कर लेते हैं ताकि हमें चीजें क्लियर हो जाएं। ठीक है। चलो बच्चों एक और एग्जाम्पल इस पर ले लेते हैं। लेट्स से मैं बोल देता हूं, आपको दिया हुआ बेटा ये कोई भी एक वायर है, ये कुछ ऐसे जा रही है, ऐसा कोई भी एक वायर फ्रेम है। क्लियर। यहां पर ये बेटा कोई भी एक पॉइंट P है और इस P पॉइंट की इससे डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर और इसमें करंट फ्लो हो रहा है I डेट इज इक्वल टू 4 एम्पीयर। ठीक है। देन डिटरमाइन मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी ये आपको बताना है। ये वाला जो एंगल है इसको आप ले सकते हो, डेट इज 30 डिग्री। वायर को कितने एंगल पे टर्न कर दिया है, 30 डिग्री पर टर्न किया है। तो आपको बताना है P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी। मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P हमें डिटरमाइन करना है। चलिए सोच के देखते हैं बच्चों इसके बारे में क्या होगा। अगर मैं यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की बातचीत करूँ, इसमें करंट फ्लो हो रहा है 4 एम्पियर। मुझे बेटा इस वायर सेट के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर क्या होगा ये बताना है। स्ट्रेंथ मुझे निकालनी है। स्ट्रेंथ क्या होगी, जो सॉल्व कर रहे हैं वो वीडियो को पॉज करके अपना सॉल्व कर सकते हो, बाकी मेरे साथ समझ लो कैसे निकालेंगे। अगर मैं यहाँ पर चेक करूँ P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी,
तो देखिए सिंपल सा लॉजिक है बच्चों, ये जो पॉइंट है ये पहली वाली वायर के लिए, ये जो फर्स्ट वायर है इसके तो जस्ट ऊपर है, और अगर पॉइंट वायर के जस्ट ऊपर है तो इसके लिए तो V1 तो क्या हो जाएगा अपना 0। पॉइंट वायर के जस्ट ऊपर है तो V1 तो अपना क्या हो जाएगा बच्चों 0। क्लियर, आ रही बात समझ में। अगला, अब मुझे बस इस सेकंड वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड लिखना है, सेकंड के लिए मैं लिख लूं तो नेट आ जाएगा। अब सेकंड को अगर देखा जाए तो एक तरीके से जो पॉइंट है, अगर मैं इस वायर को ऐसे एक्सटेंड करता हूं तो इस टाइप से जाएगी ये वायर, दिख रहा है आपको। अगर मैं इसे एक्सटेंड करूं तो ये ऐसे जा रही होगी, ठीक है। और अगर मैं इस पे परपेंडिकुलर डालूं तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी। मैंने ऑल टाइम बोला है परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं, आई बात समझ में, क्लियर। तो ये तो इसकी क्या हो गई परपेंडिकुलर। अब देखो बेटा, आपने पढ़ा है मैग्नेटिक फील्ड होता है μ0I/4πa साइन एल्फा प्लस साइन बीटा, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है। एक एंड तो हमारा इनफाइनाइट पे जा रहा है, तो एक एंगल तो चलो सर 90 हो गया, दूसरा एंगल मुझे निकालना है। दूसरा एंगल क्या हुआ, कैसे निकालने वाले हो बच्चों, तो आपने पढ़ा है कि ये वाला जो एंड है ये यहाँ पर इतना एंगल बना रहा है, एक तो यहाँ पर ये एंगल बन रहा है, इसको मैं बीटा बोल देता हूँ, वो एल्फा तो मैंने 90 लिख दिया। और अगर मैं बीटा की वैल्यू की बातचीत करूँ तो देखिए इस वायर को मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ, ये 30 है तो ये कितना होगा 30, तो ओवरऑल बीटा अपना यहाँ पर आ जाएगा 60। बीटा हमारा कितना आ जाएगा बेटा 60, ये भी आ गया। सिंपल, समझ में आ रही है बातें। चलिए अब ये डिस्टेंस की बातचीत की जाए तो बेटा ये यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल से मैं लिख सकता हूँ कि ये साइन के अपोजिट साइड है, ये हाइपोटेनियस मुझे पता है, तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर साइन 30 दैट इज इक्वल टू होगा, अगर ये a है तो a/20, तो a इक्वल टू आ जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर, क्योंकि हमें ऑल टाइम परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेनी है। तो ये जो इंक्लाइंड सेंस था जो मैंने आपको थर्ड केस में बताया था, इसमें बेटा एक एंगल तो आपका 60 है, एक 90 है और डिस्टेंस ही है। इन वैल्यू को आप यहाँ पे पुट कर दो तो यहाँ से हमारा कैलकुलेट होगा B2 विच इज इक्वल टू होगा μ0 I है अपना 4/2π, A है अपना 10 सेंटीमीटर, साइन ऑफ 90 प्लस साइन ऑफ 60। क्लियर, मुझे बस इस कैलकुलेशन को सॉल्व करना है। आपने पढ़ रखा है बेटा μ0, ये तो होता है हमारा 4π × 10⁻⁻⁻⁻²π, ये हो गया 10⁻⁻1 मल्टीप्लाइड बाई 4। साइन 90 इज 1, साइन 60 इज √3/2। आ रही बात समझ में। 2π से अगर आप इसको कट करोगे तो ये देखो 2π से ये 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, 10⁻⁻1 से 10⁻⁻6 टाइम्स रह जाएगा, तो B2 इक्वल टू आएगा 8 × 10⁻⁻6 2 + √3/2 टेस्ला, जिसको आप फर्दर और भी सॉल्व कर सकते हो। अगर मैं स्ट्रेंथ की बात करूं, इस वाली वायर के लिए 0 होगा और सेकंड वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू आएगी दैट इज इक्वल टू हो जाएगा दिस वन। सिंपल। और अगर डायरेक्शन की बातचीत करोगे, करंट को थंब को करंट की डायरेक्शन में, फिंगर्स को पॉइंट की डायरेक्शन में, तो पाम यहां पर भी हमारा इनवर्ड ही जाएगा। क्लियर, इस तरीके से हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं। तो ये हमारे बेटा न्यूमेरिकल्स हैं स्टेट वायर सिस्टम के लिए, कि कोई भी स्टेट वायर सिस्टम अगर हमें दिया जाए तो मैग्नेटिक फील्ड को किस तरीके से निकालना है, किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को हमें लिखना है। क्लियर। अगर आपकी यहाँ तक कोई भी क्वेरी है तो यू कैन आस्क ऑन योर रेस्पेक्टिव टेलीग्राम ग्रुप। सो हम आगे के टॉपिक में अब डिस्कस करेंगे सर्कुलर वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, वहाँ कैसे न्यूमेरिकल फ्रेम होंगे, फिर सर्कुलर वायर और स्ट्रेट वायर को मिला के हम क्वेश्चंस भी कर रहे होंगे। तो अब आज का टॉपिक बेटा हम यही एंड करते हैं, अगला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नाउ विल कंटिन्यू नेक्स्ट टॉपिक इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।